हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो एज वी ऑल नो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने एनबीएस के टीजीटी के ही क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हुए हम एनबीएस के ही आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट ए है जिसका ग्रुप क्या है, जो प्रेजेंट कर रहा है ग्रुप 1 और पीरियड 3। ठीक है, वहीं जो एलिमेंट बी है दैट इज वो किसे प्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप 17 और पीरियड 3। तो क्वेश्चन में कहा है कि जब ए रिएक्ट करता है किसके साथ, बी के साथ, तो वो फॉर्म करता है कंपाउंड सी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि इसका सी का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा। क्या पूछा है कि जो सी है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एलिमेंट ए, ठीक है, एलिमेंट ए ग्रुप 1 और पीरियड 3, एलिमेंट 2 या एलिमेंट बी, ठीक है, ग्रुप 17 और पीरियड 3। तो एलिमेंट ए की बात करें तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे इंडिकेट कर रहा है, एल्केलाई मेटल को। किसे कर रहा है, एल्केलाई मेटल को। वहीं बात करें एलिमेंट बी की, ग्रुप 17, तो एज वी ऑल नो किसे इंडिकेट कर रहा है, हैलाइड। अगर बात करें एग्जाम्पल की तो उस केस में जो एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं एल्केलाई मेटल के केस में दैट इज Na मतलब सोडियम। ठीक है, सबको पता है कि Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। तो उस केस में उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 281। तो जो सोडियम की जो वैलेंसी हो जाएगी, सोडियम की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 1। ठीक है, वहीं अगर बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, हैलाइड में हमने ले लिया क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। तो उस केस में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 287। इज दैट क्लियर। अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो उस केस में इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये सॉल्व हो जाता है कि दोनों की वैलेंसी क्या है, सेम है। तो उस केस में जो ये कंपाउंड जो फॉर्म होगा दैट इज ए और बी। जब ए रिएक्ट करेगा बी से तो वो फॉर्म करेगा ए बी। बट एज वी ऑल नो कि जो सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो आता है पॉजिटिव चार्ज। वहीं Cl के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है और जो डोनेट करता है, ठीक है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। तो उस केस में जो Na पॉजिटिव है इसकी वैलेंसी है +1 और इसकी है -1। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं NaCl। ठीक है, NaCl। और NaCl कैसा है, एक आयनिक कंपाउंड है। कैसा है, एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कब फॉर्म होता है, जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, तब कैसा कंपाउंड फॉर्म होता है, आयनिक कंपाउंड। और जो सोडियम क्लोराइड है NaCl है, ये कैसा कंपाउंड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये कैसा कंपाउंड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की आयनिक कंपाउंड आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड। इज दैट क्लियर। कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। और NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो दोनों की वैलेंसी क्या है, सेम है। उस केस में जो कंपाउंड सी फॉर्म होगा वो क्या होगा, दैट इज AB। ठीक है, दैट इज AB। तो जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस फॉर्मूले से, AB से। तो लेट्स सी, ऑप्शन पहला है A to B इनकरेक्ट, दूसरा है AB। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, which of the following statement is not correct regarding properties of element from left to right across the period of periodic table। कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है एलिमेंट की रिगार्डिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। तो जो पहला ऑप्शन है वो है एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बात तो सही है। दूसरा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। भाई जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे, ये भी सही है। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली, जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजिली क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। तो दैट इज इनकरेक्ट, वो इजिली लूज नहीं करते हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन, कि किस हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन होगी। तो एज वी ऑल नो कि जो एडिशन रिएक्शन होती है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। किसके अंदर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब किसकी बात हो रही है, एल्कीन और एल्काइन की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। इन का मतलब डबल बोन, डबल बोन, और आइन मतलब ट्रिपल बोन। आइन का मतलब दैट इज ट्रिपल बोन। अगर इसके जनरल फॉर्मूले की बात की जाए तो CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2। इज दैट क्लियर? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो लेट्स सी, देखते हैं पहला ऑप्शन। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, ठीक है, वो है C2H6। तो एज वी ऑल नो जो C2H6 है ये कैसा है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब किसकी बात हो रही है, एल्केन की। एल्केन मतलब एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। किसकी बात हो रही है, सिंगल बॉन्ड की, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है C3H8, तो ये भी कैसा है, ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। CH4 ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। C2H6, तो C2H6 दैट इज आल्सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। इस ऑप्शन में बात करें तो ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, और ये क्या था, ये था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बट दो कैसे हैं, सैचुरेटेड, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो C3H6 ये कैसा है, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कैसा है, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और C2H2 ये भी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इट मीन्स कि इनके अंदर क्या होगी, एडिशन रिएक्शन होगी। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो एज वी ऑल नो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन किसके साथ, विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H2NiPd, ठीक है। और जो क्या देते हैं, दो फॉर्म करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को यूज किया जाता है जब अनसैचुरेटेड ऑयल्स एंड फैट्स को किस में चेंज करना हो, टू सैचुरेटेड ऑयल एंड फैट, और रिएक्शन ये भी, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि C2H6 CnH2n+2 एल्केन की बात हो रही है, मतलब सैचुरेटेड, ठीक है। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, कि इनमें से कौन सा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जब हम पुट करते हैं एसिड और बेस में, तो इसकी स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसकी स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। की सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल, सब्सटेंस चेंज देयर स्मेल, substance change their smell, कि सब्सटेंस की स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है जब हम उसे किस में मिक्स करते हैं, एसिड और बेस में। किस में मिक्स करता है, व्हेन मिक्स एन एसिड एंड बेस, ठीक है। व्हेन मिक्स्ड एंड एसिड एंड बेस, और उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे क्लोव, ये किसका एग्जांपल है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का। वेनिला एसेंस, जो वेनिला एसेंस है वो भी किसका एग्जांपल है, वो भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का ही एग्जांपल है, ठीक है। तो लेट्स सी, पहला है फिनोप्थेलिन। सबसे पहला कौन सा है, फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन कैसा होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। लिटमस सॉल्यूशन, ये कैसा है, ये नेचुरल है, तो ये भी इनकरेक्ट। वेनिला एसेंस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। लेट्स सी, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो एक बार देख लेते हैं। वैसे हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में इन डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम किससे यूज कर रहे हैं, ये पता करने के लिए कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेसिक है। इज दैट क्लियर? तो एग्जांपल देख, दो तरीके के इंडिकेटर हमने पढ़े थे, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, और वहीं तीसरा टाइप आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर ऑब्वियस है, जो हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है, ठीक है। तो लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर है, ड्राइड कैबेज लीव्स नेचुरल इंडिकेटर है, हल्दी टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, और चाइना रोज भी नेचुरल इंडिकेटर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंथेटिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, ठीक है। अब बात करें किसकी, टर्मरिक सॉल्यूशन की। तो जो टर्मरिक है वो क्या है, एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है,
ये जो टर्मरिक है दैट इज अ नेचुरल बेस इंडिकेटर। जो टर्मरिक इज अ नेचुरल बेस इंडिकेटर, ये क्या कंटेन करता है, येलो डाई, ठीक है। एज वी ऑल नो कि जो टर्मरिक का कलर होता है, हल्दी का कलर होता है, वो येलो होता है। तो इट रिमेन येलो इन एन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में वो येलो ही रहता है, बट टर्न रेड इन अ बेसिक मीडियम, कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है इन बेसिक मीडियम। दूसरा लिटमस सॉल्यूशन, ये भी नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट लाइकेन, ठीक है। इट इज ऑब्टेन किस प्लांट से, दैट इज लाइकेन, जो बिलोंग करता है डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो होता है पर्पल। ये इंपॉर्टेंट है, लिटमस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो जो लिटमस सॉल्यूशन का जो न्यूट्रल कलर है वो भी पूछा गया था DSSB में कि ये कैसा होता है, उसका न्यूट्रल कलर दैट इज पर्पल। तो पहला एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। तो ब्लू लिटमस के केस में ही क्या रहता है, स्ट्रेट रेड, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी रेड, बट एल्केलाइन यानी कि बेसिक में कैसा हो जाता है, ये हो जाता है ब्लू, ठीक है। बेसिक में कैसा हो जाता है, ब्लू। आफ्टर दैट चाइना रोज, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम अ श्रबी चाइना रोज से, ठीक है। ये नहीं पूछा जाता जनरली। ये क्या होता है, इसका कलर होता है डार्क पिंक जब इसे ऐड करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, एंड टर्न ग्रीन इन द बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। इट टर्न डार्क पिंक, कैसा हो जाता है, ये डार्क पिंक हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में और ग्रीन हो जाता है बेसिक में। फिर आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, ये होता है सोडियम नाइट्राइट टू सल्फेनिलिक एसिड इन द सॉल्यूशन। इट टर्न ऑरेंज व्हेन एडेड टू द एसिडिक सॉल्यूशन, किस में टर्न हो जाता है, ऑरेंज में चेंज हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और टर्न येलो इन द बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक में कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद वाटर। सॉरी, कि मेटल्स को आइडेंटिफाई करना है किसके बेसिस पे, कि रिएक्शन किसके साथ हो रही है, वाटर के साथ। इज दैट क्लियर? तो एज वी ऑल नो कि जब मेटल है, जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो करता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। वही जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वो फॉर्म करता है मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या फॉर्म करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो पहला है रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, कि जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, तो वो कौन कौन सा मेटल है, दैट इज सोडियम और पोटेशियम, Na और K। आफ्टर दैट फ्लोट ऑन वाटर ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वाटर में क्या करना शुरू होता है, फ्लोट, तो दैट इज कैल्शियम, ओनली कैल्शियम, ठीक है। रिएक्ट विद हॉट वाटर, सिर्फ मैग्नीशियम, सिर्फ मैग्नीशियम ऐसा मेटल है जो रिएक्ट किसके साथ करता है, हॉट वाटर। आफ्टर दैट रिएक्ट विद स्टीम ओनली, रिएक्ट विद स्टीम ओनली, तो दैट इज एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। आफ्टर दैट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो दैट इज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। बताना है कि ABCD रेस्पेक्टिवली आर, तो क्या है, तो पोटेशियम है, ठीक है। दूसरा कैल्शियम है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा देखते हैं, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो यही सही लग रहा है। दूसरा सोडियम है, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बात कर रहे थे जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। जब मेटल ऑक्साइड सॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर तो डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर? तो जितने भी मेटल्स हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल रिएक्ट विग्रसली विद कोल्ड वाटर, तो इनकी रिएक्शन जनरली जो हम देख चुके हैं। आफ्टर दैट बात करेंगे जब मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, तो वो कौन कौन से है, सोडियम और पोटेशियम। मेटल दैट फ्लोट ऑन द वाटर ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, दैट इज कैल्शियम। After that, metal that react with hot water, तो magnesium react with hot water only. मेटल दैट रिएक्ट विद स्टीम, तो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ऐसे हैं जो किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। आफ्टर दैट मेटल्स जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं तो वह लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट गिवन है, बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि लाइम स्टोन दैट इज डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव क्विकलाइन, तो जो CaCO3 हीट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया इनकरेक्ट। CaCO3 हीट CaO plus CO2, तो उस केस में जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है मैच द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड करेक्टली विद इट्स यूजेस। तो लेट्स सी CaOCl2 NaHCO3 कुछ कंपाउंड गिवन है और उनके यूजेस गिवन है। तो हमें एक चीज पता है, जो सेकंड ऑप्शन देखें अगर हम NaHCO3, इसे हम कैसे यूज करते हैं, इसे यूज करते हैं यूज इन एंटा एसिड। तो बी का तो हो गया 4, इसे हम यूज करते हैं एज एन एंटा एसिड। एंटा एसिड एक तरह की मेडिसिन होती है जो क्या होता है जब एक्सेस में एसिड बन रहा होता है उसे न्यूट्रलाइज करती है। ठीक है, तो बी का हो गया 4, तो चेक कर लेते हैं बी का 4। तो दो ऑप्शन में है बी का 4, सेकंड और थर्ड। ठीक है, उसके बाद हम देखें अगर CaSO4.12H2, अगर मैं डी की बात करूं तो ये किस में यूज होता है, पुटिंग कास्ट ऑन बोन्स। तो डी का हो गया सेकंड, तो लिख लेते हैं डी का सेकंड। तो दो ऑप्शन बचे थे, थर्ड डी का सेकंड, तो इसमें है तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर सारे भी नहीं पता तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। तो देख लेते हैं ए का CaOCl2, तो जिसे हम यूज करते हैं डिसइंफेक्टिंग वाटर में। आफ्टर दैट इसे हम एंटा एसिड की तरह यूज करते हैं। Na2CO3 रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये भी हमने स्टडी किया था। और NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजेस सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड कैन बी इन्फेरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, और एक टेबल आपको गिवन है। ठीक है, तो पहला है A इज मोर एसिडिक देन C। ठीक है, जो A है वो C से ज्यादा एसिडिक है। फर्स्ट वाला जो है ये A जो है ये C से ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो A जो है वो ज्यादा एसिडिक है C से। तो A की जो pH वैल्यू गिवन है वो है 1.5, C की जो pH वैल्यू है वो है 4.5। जब हमने ये चैप्टर किया था तभी बताया था कि जितनी भी pH वैल्यू कम होगी, लोअर द pH वैल्यू, तो जो सब्सटेंस होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है B इज मोर बेसिक देन D। तो ठीक है, देख लेते हैं जो B है उसकी pH वैल्यू है 7.2 और जो D है उसकी pH वैल्यू है 12.5। इन दोनों में जो बेसिक है ये है B और ये है D। क्वेश्चन में कहा था जो B है वो ज्यादा बेसिक है D से। ठीक है, तो B और D, तो कौन सा ज्यादा बेसिक है, D ज्यादा बेसिक है। तो इस केस में तो होना चाहिए था D इज मोर बेसिक देन B। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि जितनी pH वैल्यू सब्सटेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। D इज द मोस्ट बेसिक सब्सटेंस। देख लो pH वैल्यू, यस 12.5, तो ये क्या है, सबसे बेसिक है। तो ये स्टेटमेंट भी हो गई सही। C इज मोर बेसिक देन E। तो जो C है उसकी pH वैल्यू है 4.5 और E की जो pH वैल्यू है वो है 9.2। तो इसकी pH वैल्यू ज्यादा है। अब इसकी pH वैल्यू ज्यादा है तो बेसिक ज्यादा कौन होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। तो उस केस में ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो जो करेक्ट होगा दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। तो जो पहला ही ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथोडोलॉजी शुड बी अडॉप्टेड फॉर डाइल्यूटिंग एसिड। कि इनमें से हम कौन सी मेथोडोलॉजी को अपनाते हैं, किसके लिए, फॉर डाइल्यूटिंग एसिड। तो पहला है एसिड शुड बी एडेड टू वाटर स्लोली। यस, वाटर को स्लोली ऐड करेंगे, ये बात तो सही है। वाटर शुड बी एडेड टू एसिड स्लोली, दैट इज इनकरेक्ट। वाटर एंड एसिड शुड बी मिक्स साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं करेंगे। ठीक है, अल्कोहल शुड बी एडेड टू एसिड बिफोर एडिंग वाटर ऑन इट, दैट इज इनकरेक्ट। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। लेट्स सी, तो करेक्ट मेथड क्या है, सबसे पहले इज एडिंग एसिड टू वाटर। तो सबसे पहले एसिड शुड बी एडेड ड्रॉप वाइज, कि एसिड को हम ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे। ठीक है, एसिड शुड बी एडेड स्लोली, ये सही था। अ कंटिन्यूअस और कांस्टेंट स्टिरिंग, मतलब उसे कंटिन्यूअस क्या करते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड टू द सॉल्यूशन व्हाइल एडिंग द, जब हम उसमें एसिड क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। आफ्टर दैट प्रिकॉशन मस्ट बी फॉलो, कि जब हम वाइल मिक्सिंग एसिड विद वाटर, कि जब वाटर के अंदर एसिड को मिक्स कर रहे हैं उस टाइम पे प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम मिक्स करते हैं वाटर को, वाटर के अंदर एसिड को मिक्स करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी, हीट रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर अकम्पेन्ड बाय रिलीजिंग हीट। तो उस केस में क्या होता है, हीट रिलीज होती है और हीट रिलीज इन द रिएक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड तो हीट रिलीज इज सच लार्ज दैट द फ्लास्क कैन बी ब्रोकन एंड यू विल बी सफर अ सीरियस इंजरी। उस केस में आप, ये ज्यादा खतरनाक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ये आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। तो पहला है बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम इन एयर। केमिकल चेंज मतलब ये किसी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, तो जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये कैसा है, ये केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है, ये केमिकल चेंज है। ठीक है, पूछा है कौन सा नहीं है।
ठीक है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है टर्निशिंग ऑफ सिल्वर स्पून, तो क्या ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? तो सिल्वर क्या फॉर्म करता है? लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर फॉर्म अ लेयर ऑफ सिल्वर फॉर्म अ लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड, तो ये भी कैसा चेंज हुआ? ये भी केमिकल चेंज है, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर किस में ब्रेक हो जाते हैं? आयंस में, ये भी केमिकल चेंज है, ये भी होगा इनकरेक्ट। सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, तो सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन दैट इज अ फिजिकल चेंज, और यही क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स सी डिफरेंस देख लेता है। इन अ फिजिकल चेंज कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, जो कॉम्पोजिशन होता है सब्सटेंस का वो हमेशा सेम ही रहता है, और केमिकल चेंज के अंदर मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज चेंज एंटायरली, उस केस में वो चेंज हो जाता है। ये एक टेम्परेरी चेंज होता है, ये परमानेंट चेंज, एक बार हो गया तो हो गया, फिर से रिवर्स नहीं होगा। इट अफेक्ट, ये सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, तो केमिकल चेंज के केसेस में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी दोनों सब्सटेंस की दोनों को अफेक्ट करती हैं। इट जनरली डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, बट केमिकल चेंज में क्या होता है? इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, बट केमिकल चेंज के अंदर एक नया सब्सटेंस, एक नया प्रोडक्ट बनता है, और एक बार वो बन गया फिर से वो रिवर्स नहीं होता, इसलिए कैसा चेंज होता है? ये परमानेंट है। और जो फिजिकल चेंज है ये रिवर्सिबल होता है नेचर में, लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल है। ये तो रिवर्स हो सकता है, लेकिन ये फिर से उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, which of the following statement is true in context of the following reaction? H2S plus Cl2 gives 2HCl plus H, तो इस केस में जो H2S है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, और Cl2 क्या हो रहा है? दैट इज ऑक्सीडाइज। so let's see, H2S is oxidized नहीं, तो H2S is reduced and Cl2 is oxidized, so second option क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, which of the following is an amphoteric oxide? इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो लेट्स सी, Na2O ये कैसा है? ये बेसिक ऑक्साइड है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। CaO ये भी है बेसिक ऑक्साइड, इनकरेक्ट। CuO ये भी कैसा है? बेसिक ऑक्साइड, इनकरेक्ट। लेकिन Al2O3 क्या है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जब ये रिएक्ट करता है एसिड और बेस के साथ तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट और वाटर, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया, दैट इज Al2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दैट इज Al2O3, और जो फोर्थ ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ बाइवेलेंट मेटल X, एक बाइवेलेंट मेटल है, बाइवेलेंट मेटल X, बाइवेलेंट मेटल है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? दैट इज 2। ठीक है, इक्विवेलेंट मास दैट इज गिवन है, इक्विवेलेंट मास जो गिवन है वो है दैट इज 32। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ दिस मेटल X वुड बी, क्या बताना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ दिस मेटल X वुड बी। ठीक है, तो एज वी ऑल नो, जो इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास जो होता है, equivalent mass is equal to molecular mass upon valency। हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है एक्स का, तो मॉलिक्यूलर मास एक्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास हमें गिवन है दैट इज 32। ठीक है, वैलेंसी क्या है? बाइवेलेंट मेटल है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। तो जो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा ऑफ एक्स, ये कितना आ जाएगा? दैट इज 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया? 64 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स कितना आ गया? दैट इज 64 ग्राम। अब हमें मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना था? हमें निकालना था मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ मेटल X, तो XNO3 ठीक है, हमें मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना था? हमें निकालना था नाइट्रेट सॉल्ट का। इज दैट क्लियर? अब बात करें X, हमने निकाल लिया था, मॉलिक्यूलर मास कितना है? ये है 64 प्लस नाइट्रोजन दैट इज 14 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3 एन इंटू 2। इज दैट क्लियर? 16 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 14 प्लस 16 3 जा 48 इंटू 2। ठीक है, 64 इनको कैलकुलेट करेंगे, 8 और 4 ये हो जाएगा आपका, दैट इज इनको कैलकुलेट करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 124 और 4 4 8, ठीक है, 6 और 2 8 और ये आ जाएगा 188। तो लेट्स सी, तो 182 इनकरेक्ट, 192 इनकरेक्ट, तो 188 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट? कि इनमें से कौन सा सही फॉर्मूला है किसके लिए? सोडियम कार्बोनेट के लिए। तो जो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है वो होता है Na2
NaCO3, तो लेट्स सी NaCO3 गलत, Na2CO3 इज द करेक्ट आंसर। अगर थर्ड ऑप्शन देखें NaHCO3, तो NaHCO3 ये किसका होता है, ये होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहला है मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ओनली, कि एक यौगिक के अणु में केवल विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, ये बात तो सही है। अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड, यस कि जो हम कंपाउंड है उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते इनटू इट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में बाय फिजिकल मेथड, ये भी सही है। अ कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, यही बात क्या हो गई, गलत हो गई, तो जो ओनली इसमें क्या होगा, सी ओनली पूछा, कौन सी सही नहीं है, तो सी ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, दो सब्सटेंस है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं सी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ए एंड बी आर एलिमेंट, सी में भी एलिमेंट, कि ए और बी भी एलिमेंट और सी भी एलिमेंट, तो दैट इज इनकरेक्ट। सी क्या फॉर्म होगा, कंपाउंड। ए और बी एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, बट सी क्या है, दैट इज कंपाउंड। ए बी सी तीनों ही एलिमेंट है, इनकरेक्ट। ए बी आर एलिमेंट ओनली वेयर सी इज अ कंपाउंड, ये बात सही है, एक बार बाकी भी देख लेते हैं। ए एंड बी में भी एलिमेंट ऑफ कंपाउंड, सी इज अ कंपाउंड, तो बात सही है, तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 इज द एलॉय कांस्टेंट इज यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, हाई होती है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो उस केस में बात करें इसमें, तो ये होता है हाई रेजिस्टिविटी और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो बी और सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ अ वायर आर डबल, की लेंथ और जो रेडियस है वायर की डबल है, उस केस में रेजिस्टेंस डबल होगा एंड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हाफ हो जाएगी। जो रेजिस्टेंस है वो हाफ होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी। रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डबल हो जाएगी, रेजिस्टेंस डबल होगा एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रिमेन द सेम, कि वो सेम ही रहेगी। तो उस केस में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा और इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, की जो रेजिस्टेंस होता है मेटल का वो बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, बात तो सही है। रीजन गिवन है, द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद टेम्परेचर, कि जो नंबर्स होते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के वो बढ़ेंगे टेम्परेचर के साथ, तो ये इसका सही रीजन नहीं है, तो असर्जन ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो पहला है, बोथ असर्जन एंड रीजन आर ट्रू, इनकरेक्ट, बोथ असर्जन आर ट्रू, रीजन आर ट्रू, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिगार्ड टू स्ट्रॉन्ग एसिड, की स्ट्रॉन्ग एसिड के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहला एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस दैट हैव अ सॉल्टी टेस्ट, कि एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टी होता है। तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, और यही स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। तो इस केस में गलत में पूछा था कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो जो पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड हाउस, कि जो पीपल्स हैं वो कहाँ रह रहे हैं, ओवर क्राउडेड, बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में रह रहे हैं और वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन ही नहीं है, तो उन्हें कौन सी डिसीज होगी, तो उन्हें एयरबॉर्न डिसीज होगी, एड्स होगा, कैंसर होगा या फिर कॉलेरा होगी। तो एज वी ऑल नो कि जो कौन सी डिसीज होनी चाहिए जब पीपल ओवर क्राउडेड एरिया में है और वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो उस केस में होगी एयरबोर्न डिसीजेस, ठीक है। लेट्स सी कि एयरबोर्न डिसीजेस स्प्रेड होती है थ्रू द मीडियम ऑफ एयर इन द फॉर्म ऑफ स्नीज एंड कफ ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो विच व्हेन इनहेल्ड बाय अ हेल्दी पर्सन टू मे कॉज द डिसीजेस, ठीक है। तो दीज कैन बी ट्रांसमिटेड इजिली इन एन ओवर क्राउडेड रूम, और ओवर क्राउडिंग शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट एयरबोर्न डिसीजेस, तो उस केस में हमें उससे बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग यूनिट, कुछ यूनिट्स गिवन है जैसे किलोवाट आवर, जूल, न्यूटन मीटर, पास्कल मीटर, का बताना इनमें से यूनिट ऑफ एनर्जी किस किस की है। तो किलोवाट आवर, जूल, न्यूटन मीटर, ये तीनों किसके यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ए एंड बी इनकरेक्ट, सी एंड डी इनकरेक्ट, ए बी सी जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, की मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो एलिमेंट वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो बात सही है कि जो एलिमेंट्स अरेंज है वो किसके बेसिस पे, एटॉमिक मास के, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे सही है। एनोमलीज रिगार्डिंग एटॉमिक मास पर रिमूव, ये भी सही है। नो प्लेस फॉर एलिमेंट येट टू बी डिस्कवर्ड, यही स्टेटमेंट सही नहीं है, जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी
तो मेंडलीव ने अरेंज किया था एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस व्हाइल टेकिंग केमिकल प्रॉपर्टी इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। इट वाज also observed that occur a periodic reoccurrence element with similar physical and chemical properties को भी उन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए थे, predicted that some element will be discovered later, कि कुछ एलिमेंट जो है वो बाद में डिस्कवर होंगे। When inert gas were discovered, तो they could be placed in a new group without disturbing the existing table, बिना डिस्टर्ब किए उन्हें उन ग्रुप में रख दिया। तो हाइड्रोजन had no fixed position, हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, बिकॉज उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो किसके रिसेंबल थी, अल्कली मेटल्स की, तो वो बाय फॉर्मिंग पॉजिटिव आयन एंड रिसेंबल हैलोजेंस बाय फॉर्मिंग अ diatomic molecule. Is that clear? Question number 24. Interesting सा क्वेश्चन है। The formula of a carbon compound X is C2H6O. एक जो फॉर्मूला है कार्बन कंपाउंड X का वो है C2H6O, जिसे हम यूज करते हैं एंटी फ्रीज इन कार फ्यूल्स, ठीक है। द कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस कंपाउंड बी, तब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये कंपाउंड Y फॉर्म करेगा, विच बीइंग ऑन ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, किसके साथ ट्रीट करेगा, विद बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एंड गिव एफरवेंसेस। तो बताना है कि जो x और y है वो रेस्पेक्टिवली क्या होंगे, x एंड y रेस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो C2H6O, ठीक है, C2H6O इसका जो नाम होगा दैट इज एल्कोहल, तो ये लिखा जाएगा C2H5OH। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये फॉर्म करेगा CH3COOH प्लस H2O, क्या फॉर्म करेगा, CH3COH प्लस H2O। जब ये एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा बेकिंग सोडा के साथ, लेट्स सी, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कि जब C2H5OH दैट इज X, इसका ऑक्सीडेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4, उसने फॉर्म किया एसिटिक एसिड दैट इज Y। अब इन्होंने कहा है जो Y है वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, बेकिंग सोडा के साथ, तो दैट इज CH3COOH प्लस NaHCO3, तो ये देगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, क्या फॉर्म करा, तो इसने फॉर्म किया इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। So let's see, methanol and methanoic acid incorrect, ethanol and ethanol incorrect, ethanol and ethanoic acid is the correct answer, ठीक है। Let's see, वही देख रहे थे अभी हम कि when carboxylic acid react with baking soda give effervescence, ये हमें पता था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा बेकिंग सोडा के साथ तो वो एफरवेंसेस देगा। बट बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कंपाउंड भी है वो एफरवेंसेस दे रहा है तो वो कैसा होगा, वो मस्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। तो एक्स मस्ट बी अल्कोहल, क्योंकि बिकॉज अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या देता है, वो एसिड देता है, ठीक है। तो C2H6 ये एक अल्कोहल है जिसका फॉर्मूला हो गया C2H5OH दैट इज इथेनॉल, पहली चीज। तो ये क्या हो गया, जो X हो गया वो गया इथेनॉल, ऑक्सीडेशन हुआ, फॉर्म किया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड रिएक्ट करा बेकिंग सोडा के साथ, गिव एफरवेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, तो क्या फॉर्म होगा, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन इज C5H10, तो बताना है कि उसके स्ट्रक्चर क्या होगा, 13 सिंगल बॉन्ड होंगे, 1 डबल बॉन्ड होंगे, सिंपल है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट अ कोवेलेंट कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से बताना है कि कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा होगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड कैसे, आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है तो ये तो गया इनकरेक्ट, KNO3 एक आयनिक कंपाउंड है ये भी इनकरेक्ट, CaCl4 क्या है, दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म कैसे फॉर्म होता है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एलिमेंट, वो कैसा एक आयनिक कंपाउंड है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 भी एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन शेयर बाय द कार्बन एंड क्लोरीन एटम आर नियरली एट द सेंटर ऑफ द बॉन्ड, क्योंकि इनमें क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। कैल्शियम सल्फेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4, और किससे मिलकर बनता है, कैल्शियम केटायन और सल्फेट एनायन से, और व्हेन अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मेटल केटायन एंड अ पॉलीएटॉमिक एनायन, उस कंपाउंड को भी हम क्या कहते हैं, आयनिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, अ ग्रुप ऑफ 3 मेटल्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड दैट इज, तो वो होगा कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सोडियम, जो सेकंड ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, और इनकी रिएक्टिविटी भी क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, पहला है ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, तो जो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेस फॉर्म करते हैं, ये नहीं करते, तो ये हो गया इनकरेक्ट। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर फॉर्म एसिड, ये सही है। सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, की कुछ मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो देते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ये भी सही है। ऑल मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करते हैं, तो इस केस में जो BCD फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, बिकॉज दे गिव एन एल्कलाइन सॉल्यूशन, जब उन्हें वाटर के अंदर क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। ड्यूरिंग इस रिएक्शन में तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, गेट रिलीज होती है,
तो गोल्ड जनरली डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड, ये अभी हमने डिस्कस भी किया था। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो गिव सॉल्ट एंड एसिड, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कि जितने भी मेटल ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सम नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बनाते हैं, ये सही था। सम ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये भी सही था। और जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। और ये सब हम मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में ए मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एल्केलाइन सॉल्यूशन। कि ए मेटल है जो रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, और फॉर्म करता है एल्केलाइन सॉल्यूशन। ठीक है। आफ्टर दैट इफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द क्लोराइड ऑफ दिस मेटल, जिसे हम कहते हैं ब्राइन, दैट इज NaCl, और NaCl और पूछा है द पीरियड एंड द ग्रुप टू व्हिच दिस मेटल बिलोंग इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो दैट इज ग्रुप 1 और पीरियड 3. So let's see, second period third group incorrect, third period second group incorrect, second period first group incorrect, third period first group is the correct answer. Next question से पहले देख लेते हैं एक बार। ग्रुप 1 एलिमेंट आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, हिंदी में याद कर सकते हैं, लीना नेगी तब से फरियाद। थर्ड पीरियड क्या कंटेन करता है, 8 एलिमेंट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। इज दैट क्लियर? तो सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट, उन्हें हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो सोडियम क्लोराइड और वाटर क्या है, दैट इज अ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन किसमें यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में। ये हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में डिस्कस किया था। ग्रुप 1 एलिमेंट जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये रिएक्ट करते हैं विग्रसली विद वाटर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। एल्कलाइन मेटल नीड टू बी स्टोर अंडर ऑयल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रिएक्टिंग, ये भी पता ही है। सोडियम एंड क्लोराइड कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। NaCl है, न्यूट्रल है, pH वैल्यू 7 होती है। ब्राइन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, NaCl। सोडियम केमिकल एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एल्कलाइन मेटल्स, ग्रुप 1 और थर्ड पीरियड। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्माइट रिएक्शन, उसके लिए हमें पता होना चाहिए, ये हम एक बार देखते हैं। थर्माइट रिएक्शन एक ब्रॉड टर्म है डिस्क्राइबिंग, ये डिस्क्राइब करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, मतलब इसमें हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। जब किस किस के बीच में, फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच में। ठीक है। थर्माइट प्रोसेस में क्या होता है, रिडक्शन होता है मेटल ऑक्साइड का विद एल्यूमिनियम पाउडर, जिसमें लार्ज अमाउंट में हीट क्या होती है, लिबरेट होती है, उसे हम कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड कॉम्बिनेशन जिसे हम कहते हैं थर्माइट, विल रिकॉग्नाइज फॉर इट्स कैपेसिटी हाई हीट अपॉन बर्निंग। ठीक है। तो जब हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल की बात हो रही है, आर यूज्ड, जैसे हम यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो डिस्प्लेस करता है मेटल को ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम द कंपाउंड। और ये कैसी रिएक्शन होती है, ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है। तो इस केस में जो Fe2O3 प्लस 2Fe2O3 और प्लस हीट, तो थर्ड ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड वुड हैव मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की इन कुछ कार्बन कंपाउंड गिवन है, बताना है कि इनके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसके अंदर ज्यादा होगी। तो एज वी ऑल नो कि एसिडिटी हम कैसे मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ liquid. So propionic acid that is more acidic than the other because anion of acid is resonance stabilized. कि उसे किसके थ्रू स्टेबलाइज करता है, रेजोनेंस के थ्रू। तो जो प्रोपियोनिक एसिड है दैट इज C2H5OH, फोर्थ ऑप्शन इज द मोस्ट एसिडिक सब्सटेंस। तो इसके अंदर क्या है, ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। 32 क्वेश्चन है, टू मिजिबल लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट है 132 डिग्री सेल्सियस एंड 150 डिग्री सेल्सियस, इन्हें हम किसके थ्रू सेपरेट करते हैं, तो जो हम सेपरेट करते हैं वो करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इनकरेक्ट, डिस्टिलेशन इनकरेक्ट, सेपरेटिंग फनल इनकरेक्ट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दो गैसेस हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम आर। कि दो गैसेस जिनका उपयोग लंबे समय तक तेल के ताजा नमूने के भंडारण के लिए किया जाता है, दैट इज नाइट्रोजन and helium, nitrogen and carbon dioxide, nitrogen and helium, so that is nitrogen and helium. तो जो second option होगा that is the correct answer. Next question, what is observed when you place a shining copper plate in a beaker containing aqueous ferrous sulfate solution for about 30 minutes? कि जब आप एक चमकदार तांबे की प्लेट को जलीय लोह सल्फेट घोल वाले बीकर में लगभग 30 मिनट के लिए रखते हैं तो क्या देखा जाता है, तो सॉल्यूशन है वो ब्लू हो जाएगा और ग्रे लेयर फॉर्म हो जाएगी ऑन द कॉपर प्लेट। दूसरा है जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा और ग्रे लेयर क्या होगी, फॉर्म होगी प्लेट पे। जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सॉल्यूशन टर्न ब्लू एंड द कॉपर प्लेट कैसी हो जाएगी, क्लीन आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले एग्जांपल किसका, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो इस केस में क्या है, जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जो कॉपर है, लेट्स सी एक बार देख लेते हैं हम। The type of reaction in which a part of one reactant displays हो रहा है by another reactant से हम कहते हैं displacement reaction।
और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। जो हायर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो कॉपर ने डिस्प्लेस नहीं किया आयरन को फ्रॉम अ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है किससे, आयरन से, तो उस केस में कोई चेंज नहीं होगा। कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव देन आयरन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज बिलो द आयरन, तो इस केस में कोई चेंज नहीं होगा, तो जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन ही रहेगा। इज दैट क्लियर? कोई रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट बर्न अ मैग्नीशियम रिबन ऑन अ बर्नसन फ्लेम। पे वो मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं और कलेक्ट द एश फॉर्म ऑन अ वॉच ग्लास, तो जो वो एश है उसे वॉच ग्लास पे कलेक्ट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट्स द करेक्ट ऑब्जर्वेशन मेड बाय द स्टूडेंट। जो कलर है एश का वो ब्राउन होगा, दैट इज इनकरेक्ट। जो रिबन बर्न होगा विद अ ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम, जो सेकंड ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वैगना मैग्नीशियम स्ट्रिप को बर्न करते हैं तो एश ऑब्टेन होता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जब उसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है। बेसिक मतलब ये क्या करता है, रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में, और जिसकी पीएच वैल्यू होती है ग्रेटर देन 7। तो बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो एस वी ऑल नो की जो फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो क्या है, केमिकल चेंज है। मैग्नीशियम रिबन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये किसका एग्जांपल है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जो मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेस्लिंग व्हाइट फ्लेम तो प्रोड्यूस करता है व्हाइट पाउडर, जो क्या है, दैट इज मैग्नीशियम oxide. Is that clear? So when a student burn a magnesium ribbon on a Bunsen flame and collect the ash form on a watch glass, तो ribbon burn with a brilliant white flame. ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।